हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपको कवर करने वाला हूं जो आपके केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऐसे टॉप 10 ग्राफ है जो टाइम एंड अगेन पूछे जाते हैं और हमें करके जाना जरूरी है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये कहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं, चैनल का फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ जो है अपना वो सोल्यूशन चैप्टर से आता है, हेनरीज लॉ से। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, दैट इज P इक्वल टू KH इनटू X। अब देखो, जब मैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाऊंगा, एक्स वाई एक्सिस में पार्शियल प्रेशर और एक्स पे मोल फ्रैक्शन, तो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब बात आती है स्लोप की, तो स्लोप देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली लाइन से सॉरी, जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो स्लोप है वो क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो अगर मैं इसको y मानूं, x मेरा मोल फ्रैक्शन है तो उसका कोफिशिएंट है KH, तो स्लोप क्या हो जाएगा, KH। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार स्लोप पूछते हैं ग्राफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ में सबसे पहले वोलेटाइल लिक्विड या आइडियल सॉल्यूशन की अपन बात करें तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल प्रेशर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट इज P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1। उसी तरीके से P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2। आप X1 और X2 भी बोल दीजिए क्योंकि परसों अपना एग्जाम है। अब P टोटल की अगर अपन बात करें, उससे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, और जब P1 से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा गाइस, P1 नॉट आएगा। यहां P1 नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 व्हेन इट इज इन प्योर फेज, मतलब उस वक्त सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है। उसी तरीके से P2 इक्वल टू P2 नॉट क्या होगा, Chi2, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर फेज। जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो P टोटल आ जाएगा P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। अब देखो, आप सबको पता है मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू 1 होता है, बस इतना ध्यान रखना है। आइए ग्राफ पे मूव करते हैं। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे मैंने क्या किया, इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया है और वाई एक्सिस पे क्या लिया, वेपर प्रेशर। अब इसके अंदर मैंने P1, P2 और P टोटल 3 ग्राफ ड्रॉ किए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब मैंने मोल फ्रैक्शन x1 की वैल्यू 1 ली है, जब मैं x1 की वैल्यू गाइस 1 लूंगा तो ऑब्वियसली x2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर मैंने x2 क्या लिया है, देख लो आप, 0 लिया है। अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, लीजिए, ठीक है। x2 क्या होगा, 0। और यहां जैसे जैसे मैं x1 से जब इधर मूव करूंगा x एक्सिस में, तो x1 का मोल फ्रैक्शन 0 हो रहा है, तो x2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज डिक्रीजिंग एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इंक्रीजिंग। आइए ग्राफ बनाते हैं। जब अपन P1 की बात करते हैं गाइस, जब अपन P1 की बात करेंगे तो आप सबको पता है P1 का जो प्रेशर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब x1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो P1 की वैल्यू भी क्या होगी गाइस, सर डिक्रीज होगी। ये मैक्सिमम होगी जब x1 क्या होगा, मेरा 1। उसके बाद जैसे जैसे ये डिक्रीज होगी, जैसे x1 डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही x1 की वैल्यू 0 होगी तो P1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी गाइस, 0 हो जाएगी। उसी तरीके से जब मैं P2 का ग्राफ बनाऊंगा तो P2 के ग्राफ में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने x2 की वैल्यू बढ़ाई है तो P2 का ग्राफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही मेरा x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, वैसे ही P2 मैक्सिमम क्या हो जाएगा, P2 नॉट के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकाल लेंगे, P टोटल दैट इज P1 प्लस P2। अगर आपके दिमाग में सवाल हो रहा है भैया A और B लेके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा सवाल, भैया आपने P2 नॉट ज्यादा माना है, P1 नॉट कम माना है, हम उल्टा मान सकते हैं, बिल्कुल उल्टा मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अपने 2 ग्राफ बनते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो उसे अपन पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कम आती है तो उसे अपन नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, आइडियल सॉल्यूशन का याद रखो, याद है जी सर। उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन बनाना है तो हर ग्राफ में P1, P2 और P टोटल तीनों में अपन को एक क्या दिखाना है, पॉजिटिव लूप दिखाना है अपर डायरेक्शन में। तो तीनों में आप देख रहे होंगे कि ये देखो P टोटल में भी अपर की तरफ P1 और P2 तीनों में क्या कर रहा है, मैंने अपर बल्ज बना दिया। उसी तरीके से जब नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो लोअर बल्ज बना दीजिए, P1 में भी लोअर, P2 में भी लोअर एंड P टोटल में भी लोअर बल्ज बना दीजिए। बस सिंपल करना है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप सबको पता है होता क्या है, जब अपन प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, वेपर प्रेशर को कम करेगा। जी सर, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है। जी सर। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है गाइस, बढ़ता है। तो यहां मैंने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा। अब ये पॉइंट मैंने एक्स यहां ये जो क्रॉस किया है, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैंने प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm ले लिया। अगर प्रेशर मैंने 1 atm ले लिया तो इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर होगा
वो क्या होगा, टीबी नॉट, दैट इज टीबी नॉट। अब जैसे ही आपने क्या किया इसके अंदर, इस पॉइंट पे अपन ने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बट फिर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और 1 atm करते ही प्रेशर, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज टीबी। और ये जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीबी, दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। क्लियर जी सर। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहां क्या आएगा, केबी आएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यहां एम क्या है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम है मेरा मोलैलिटी। जी सर। अब यहां जब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं केबी, इस केबी की वैल्यू क्या होती है, केबी इज नोन एज व्हाट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी अपन इसको बोलते हैं। वहीं अपन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो होता क्या है गाइस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखो मैंने बनाया है यहां पर, जैसे जैसे आपने क्या किया, ये सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम किया, तो टेम्परेचर कम करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका लिक्विड जो है, लिक्विड सॉल्वेंट जो है जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उस टाइम पे इस लिक्विड सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मैंने टीएफ नॉट मान लिया। अब क्या किया आपने, इसमें सॉल्वेंट ऐड किया, इसमें क्या है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट ऐड करते ही ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। फिर क्या किया आपने, फिर इसका टेम्परेचर कम किया, तो अब ये क्या होगा, ये जिस पॉइंट पर सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होगा, ये सोल्यूशन जब है सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उस टाइम पर मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, टीएफ। तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, उल्टा, दैट इज इट विल डेप्रिशिएट और डिक्रीज। तो डेल्टा टीएफ क्या होगा, टीएफ नॉट, दैट इज प्योर फेज माइनस टीएफ सोल्यूशन फेज। दिस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, केएफ। या केएफ क्या होता है गाइस, केएफ इज क्या होता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये नोट कर लिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ, जो कि नेक्स्ट ग्राफ है अपना, थोड़ा सा ऊपर चले गया, ये ग्राफ है अपना बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस ग्राफ का नाम है कोलराश लॉ का ग्राफ है, एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको इसलिए ऊपर कर देते हैं, कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ये ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं, देखना बहुत ध्यान से गाइस। अब मैंने क्या लिया, यहां पर y एक्सिस पे कंडक्टिविटी ली है और x एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन लिया, रूट सी। x एक्सिस पे क्या लिया है, रूट सी लिया है। ठीक है, आपको एक रिलेशन सबको याद होगा क्या, कि सर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम बोले मोलैरिटी बोले या कॉन्सेंट्रेशन सी बोले, एक ही बात है। जी सर, आप बहुत ध्यान से समझना। इस ग्राफ में अपन थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो मैंने क्या किया, जैसे कॉन्सेंट्रेशन जीरो की तरफ मूव कर रही है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है मेरी, जीरो की तरफ मूव कर रही है। कब होगी, जब अपन डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं, तो आप क्या देख रहे हो सर, डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या है, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपका जो लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, CH3COH क्या है मेरा, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है गाइज, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी ये मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है मेरा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और KCl क्या है गाइस, मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप इजीली देख रहे हो कि ये ग्राफ क्या है, लीनियर है, हाँ या ना, लीनियर है। बट वीक के केस में क्या है, एक नॉन लीनियर ग्राफ आ रहा है। तो देखो, जब अपन ये कॉन्सेंट्रेशन को जीरो करेंगे, जब C की वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो या वॉल्यूम मेरा टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो एक इनफाइनाइट वॉल्यूम पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो इस ग्राफ से, हाँ या ना। इसको एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ। कि जैसे जैसे अपन ने कंसंट्रेशन कम की, बहुत आसान बात है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन जीरो की तरफ टेंड करोगे, तो इसका मतलब वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट कर रहे हो, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी कैन इजीली फाइंड आउट लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सर, ऑब्वियसली ये ग्राफ को जहां कट करेगा, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो गया, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हो गई, हाँ या ना, बहुत आसान है। बट अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड की बात करें, उस केस में जब अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाते हैं, तो ये ग्राफ कहीं कट नहीं करता है। तो फ्रॉम एक्स्ट्रापोलेशन कर्व मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकता, इसलिए अपन को कोलराश लॉ की जरूरत पड़ती है। याद है जी सर, कोलराश लॉ की जरूरत पड़ती है। एंड दिस ग्राफ इज नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन कर्व। कई बार ये भी आ जाता है इस नाम से भी, एक्स्ट्रापोलेशन कर्व के नाम से भी ये ग्राफ आ जाता है। तो इसको नोट कर लो कि क्या करा मैंने, कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया या कॉन्सेंट्रेशन को जीरो की तरफ टेंड किया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, उस केस में क्या किया मैंने, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल ली या लैम्डा एम की वैल्यू निकाल ली। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन एक्स्ट्रापोलेशन कर्व से कभी भी क्या निकाल सकते, मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, इसलिए कोलराश लॉ की जरूरत पड़ती है, जो अपन ने पढ़ रखा है।
आइए नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। अगला ग्राफ है अपना केमिकल काइनेटिक्स का, बहुत आसान, रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो रेट की बात करें तो अगर यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट के टर्म्स में और टाइम, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम लिया, तो आपको पता है इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो मेरा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, दैट इज डेल्टा आर नॉट। हाँ या ना जी सर। और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी बच्चों, कम होगी। वहीं आप प्रोडक्ट के लिए कहें तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी, और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, और क्या मिलेगा अपन को, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ये दो ग्राफ है। इस दोनों ग्राफ के अलावा बाकी चीजें क्या है, अगर मैं एवरेज रेट निकालना चाहता हूं तो एवरेज रेट क्या होगा, किसी भी दो टाइम को पकड़ लो, एक t1 और t2, जैसे मैंने ये मान लिया t1 और एक t2, इस t1 और t2 टाइम स्लॉट में अगर मैं एवरेज रेट निकालना चाहता हूं तो t2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन मैंने r2 मानी है, t1 पे मानी है r1, तो इनका जो चेंज होगा ये डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, यही क्या होता है मेरा एवरेज रेट। ये माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि रेट जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज। तो क्या किया, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, बाहर माइनस लगाना मत भूलना जब अपन रिएक्टेंट की बात करते हैं। वहीं जब मेरा डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो मेरा डेल वाला टर्म जो होगा, डेल वाला टर्म वो D में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगी। जब मेरा डेल्टा T, जो ये डेल्टा T छोटा छोटा करूंगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूंगा, उस टाइम पे R इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है। और इस ग्राफ का जब स्लोप निकालेंगे दैट इज tan ऑफ थीटा, वो क्या आएगा, मेरा इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगी। क्लियर। आइए वहीं अगर अपन इधर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट केस में वही आर एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। इस केस में प्लस लगाइएगा क्योंकि रिएक्टेंट की तरह यहां पर कम नहीं होता, इंक्रीज होती है कॉन्सेंट्रेशन। और जब मेरा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो मेरा डेल वाला टर्म डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पर जो स्लोप पॉजिटिव स्लोप होगा वही मेरा क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगी, tan ऑफ थीटा। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो जीरो ऑर्डर के लिए आप सबको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जब मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि रेट बराबर के इंटू रिएक्टेंट की पावर 0, इसे अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज रेट, रेट इज माइनस डी आर अपॉन डी टी। हाँ या ना जी सर, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, या आर की पावर 0 हो जाएगा 1। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, यहीं से सब चीजें समझ में आ जाएगी आपको। दैट इज डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। जी सर, इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड को। जब अपन दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां क्या आएगा आर, जी सर, बराबर यहां क्या आएगा माइनस के टी प्लस सी। जब के टी प्लस सी, सॉरी, जब अपन t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या माना है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है मैंने आर नॉट मानी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट मानी, वो मैंने यहां पर पुट कर दी। तो यहां पर क्या है, ऑलरेडी आर है अपना, बराबर यहां क्या आएगा माइनस के टी, और यहां क्या आएगा मेरा आर नॉट। बस इतना सही करना है, अब चीज समझ में आ जाएगी। अब बताइए किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है। अब अगर अपन ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट आर वर्सेस टी में, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और यहां पर जो स्लोप होगा ये t का क्या होगा, कोएफिशिएंट, दैट इज माइनस ऑफ k। स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा इसका माइनस के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जी जो अपने c की वैल्यू आएगी आर नॉट, और स्लोप आएगा माइनस के। चलिए आगे मूव करते हैं, जीरो ऑर्डर के बाद बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने ऑलरेडी लॉग आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू निकाल ली है, वो आएगा KT अपॉन 2.303। तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं किस किस में, इसमें दो ग्राफ बनते हैं, एक लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम। तो आप इजीली देख सकते हो लॉग आर नॉट अपॉन आर और टाइम का ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो लॉग आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू तो बढ़ेगी, और स्लोप क्या होगा, जो टाइम का कोएफिशिएंट है दैट इज K अपॉन 2.303 क्या होगा, इसका स्लोप होगा। वहीं अगर अपन ग्राफ बनाना चाहते हैं लॉग ln r वर्सेस t में, तो ये ग्राफ मैं आपको बना देता हूं, वापस से बता देता हूं कैसे बनता है। आप सबने ये पढ़ा होगा, अभी अपन ने जैसे पढ़ा था कि जो माइनस डी आर अपॉन डी टी होता है, क्या माइनस डी आर अपॉन डी टी, दैट इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पेन चेंज कर देते हैं, चलिए देखिए, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना सर, K इंटू रिएक्टेंट की पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। इस केस में अगर अपन लाइक टर्म्स को एक तरफ रख दे, दैट इज डी आर अपॉन आर बराबर क्या होगा सर, माइनस के डी टी। इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ को, चलिए सर कर देते हैं इंटीग्रेट दोनों तरफ को। इसका इंटीग्रेशन होगा ln r, जी सर बिल्कुल, और इसका क्या होगा माइनस के टी प्लस सी। हाँ या ना, सी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही एट t इक्वल टू 0, t की वैल्यू जब 0 होगी तो r की वैल्यू क्या होगी गाइस, सर r की वैल्यू होगी मेरी r नॉट। ये यहां पे पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर ln r की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, ln r विल बिकम माइनस के टी प्लस
ln r नॉट, हाँ या ना जी सर। अब देखो ये कांस्टेंट है, अब इसको अगर मैं ग्राफ से कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले ग्राफ से, तो अगेन अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं किस किस के बीच में, x एक्सिस में अगर मैं ln r रखूं और y एक्सिस में अगर मैं टाइम रखूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, डिक्रीजिंग, इस तरीके का। t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे ln r की वैल्यू कितनी आ रही है, ln r नॉट के बराबर, तो ये पॉइंट क्या होगा मेरा, ln r नॉट। बहुत आसान है, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा -k। ठीक है, यही मैंने ड्रॉ करके यहां आपको दिखाया है इस तरीके से, देखो क्लियर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको नोट कर लीजिए। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है अपना एक्टिवेशन एनर्जी का, केमिकल काइनेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहां मैंने रिएक्शन कोएफिशिएंट रखा है, और यहां मैंने क्या रखा है, सॉरी यहां मैंने रिएक्शन कोएफिशिएंट रखा है, और यहां मैंने पोटेंशियल एनर्जी रखा है। अब आइए इसका ग्राफ मैं आपको, तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग इजीली देख सकते हो कि क्या होगा, H2 प्लस I2 मैंने दो रिएक्टेंट लिए, जब ये दो रिएक्टेंट HI में कन्वर्ट होंगे, जब ये दो रिएक्टेंट HI में कन्वर्ट होंगे, तो क्या होगा, ये पहले इंटरमीडिएट बनाएगा इस तरीके का, देखो H और H के बॉन्ड टूटेंगे, और I से ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, I और I का भी बॉन्ड टूटेगा। तो होगा क्या, ये जो इंटरमीडिएट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA। क्या बोलते हैं गाइस, इसी को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA। और फिर क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, जस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब अगर अपन कैटलिस्ट यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आप सबको पता है ये ग्राफ कैसे आएगा, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है मेरा EA डैश, EA डैश क्या होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कई बार ये ग्राफ भी पूछ लेता है। तो जैसे ही आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करोगे, तो और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनने में जो एनर्जी लग रही है वो कम हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपना अगला। अब यहीं पर ही मैंने क्या लिया, अलग अलग टाइम पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी का ये ग्राफ बन गया। अब मैंने क्या किया, K और 1/NL ln K और 1/T में ग्राफ लिया। आप सबको पता है, ये अपन ने पढ़ रखा है कि K इज इक्वल टू होता है RNS इक्वेशन A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। होता है या नहीं होता, जी सर। दोनों तरफ ln ले लिया मैंने, ln K बराबर क्या हो जाएगा सर, ln K हो जाएगा ln A ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जी सर बिल्कुल। कोई डाउट है यहाँ पर, कोई भी डाउट नहीं है सर। अब क्या कर रहे हैं देखना, ln K बराबर ln A इंटू बी क्या होता है सर, ln A प्लस ln B, B ये पूरा है, ई की पावर माइनस EA अपॉन RT है, हाँ सर बिल्कुल। अब देखो तो ln K की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ln K की वैल्यू हो जाएगी ln A प्लस, या फिर प्लस, हाँ प्लस कर दो, ये पूरा जो ई की पावर में पूरा होगा इसको आगे ले आइए, माइनस EA अपॉन RT। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m की पावर n, तो n लॉग m होता है, और ln e हो गया। ln e की वैल्यू गाइस क्या होती है 1, और ये आ जाएगा मेरा ln k बराबर, इसको मैंने लिख दिया, बस इसको पहले लिख दिया, माइनस EA अपॉन r पहले लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, इंटू 1/T अलग लिख दिया, प्लस ln a। बस मैं इस फॉर्म में इसको लिखना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर ये आपका y है, ये आपका y है, क्या ये आपका mx प्लस c होगा या नहीं होगा। तो अगर आपने x में 1/T लिया है और y में अगर ln k लिया है, तो एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा या नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में, जी सर। अब देखो जब अपना 1/T की वैल्यू 0 होगी, ये जब वैल्यू 1/T की वैल्यू 0 होगी, उस पॉइंट पे ln k किसके बराबर हो जाएगा, ln a के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, बना रखा है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा ln a, हाँ या ना। और ये डिक्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा गाइस, इसका स्लोप होगा जो इसका 1/T का कोएफिशिएंट है, तो 1/T का कोएफिशिएंट माइनस EA अपॉन r है, तो माइनस EA अपॉन क्लियर है। तो दिस इज आल्सो RNS इक्वेशन का इंपॉर्टेंट ग्राफ है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और डी एंड एफ ब्लॉक का एक और ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट का, जो अपन कल बात कर चुके हैं। अपन सीरीज 1 का अगर अपन ध्यान रखें, बाकी सब रिपीटेड होती है। सीरीज 1 में आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा अप टू क्रोमियम। उसके बाद Mn में डिप क्यों आएगा, क्योंकि Mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। तो 3d5 क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा तो सर इसको तोड़ने में एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो इसका डिप आएगा। तो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ कम्स टू बी लाइक दिस, कि पहले इंक्रीज होगा, Mn पे डिप आएगा, फिर Fe तक इंक्रीज होगा, और Fe के बाद फिर स्लाइट डिक्रीज होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सीरीज 1। सीरीज 1 का याद करिए, वही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, नंबर ऑफ जैसे से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट अपन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। एक्सेप्ट आपको क्या करना है, यहां पर एक्सेप्शन क्या है इस पे, Mn। एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि Mn का आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आएगा 3d5 4s2, तो इट विल नॉट फॉर्म बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इससे फायदा क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ेगा।
बॉन्ड जितने बनेंगे तो तोड़ने में उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बट Mn विल नॉट फॉर्म बॉन्ड, इसलिए Mn के केस में आपको एक डिप दिखेगा। और फिर जैसे ही आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट Fe तक बढ़ेगा। Fe के बाद कोबाल्ट और निकल में क्या आएगा, एक डिक्रीज आएगा। तो सीरीज 1 का याद रखिएगा, 2 और 3 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लगभग ट्रेंड क्या रहता है उसका, सेम रहता है। ठीक है, तो ये सारे टॉप 10 ग्राफ अपन ने पढ़ लिए, ये 10 एटलीस्ट अपन को करके जाने। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अभी शाम में 6 बजे एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहा हूं, जिस वीडियो का नाम है अपना ऑर्गेनिक मैराथन या कंप्लीट ऑर्गेनिक इन वन शॉट। थैंक यू।